आज के एनीमे सेट है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल एंटिटी इंसानों के बीच रहती थी। एनीमे की शुरुआत में इस एनीमे का मेन कैरेक्टर आरागी कियोमी को दिखाया जाता है, जो लंबी लंबी सांसें लेते लेते चल रहा होता है और उसकी नजर चारों तरफ देख रही होती है। लग रहा होता है कि वो किसी से डर रहा है। उसे एक दरवाजा मिल जाता है और वो आराम से उसे खोलता है। बालकनी में आने के बाद वो अपनी आंखें झपकाता है और देखता है कि उसके सामने कई सारे कौवे बैठे हुए हैं। वो उन्हें देखते हुए सीढ़ियाँ उतरता है, पर वो कौवे भी उसे देख रहे होते हैं। वो नीचे उतरता है और आसमान में बादल में छुपा हुआ सूरज बादलों से बाहर आता है और इसकी वजह से अचानक से उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है, जिसकी वजह से वो चारों तरफ से भागना शुरू करता है। ये देखकर कौवे उससे डर कर भाग जाते हैं। वो भागते भागते अचानक से बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वो बस गिर रहा होता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कियोमी सड़क पर चल रहा होता है, पर अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक लड़की आ गई होती है और वो उसी की तरफ देखने लगता है। पर अचानक से हवा आती है और कियोमी वो देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, जिसकी वजह से वो अपना चेहरा उससे फेर लेता है। वहाँ से एक कार क्रॉस होती है, पर अभी भी कियोमी उसी लड़की को देख रहा होता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें मेरी स्कर्ट कैसी लगी, पर वो उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चलना शुरू करता है। पर वो लड़की उसका पीछा करती है और उसे बताती है कि वो उसका नाम जानती है। वो उसे कियोमी करके बुलाती है। कियोमी ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो लड़की कहती है कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वो पहले तो कियोमी का नाम का मतलब बताती है, जिसके बाद कियोमी भी उसे उसके नाम से बुलाता है, जो कि हानिकावा त्सुबासा है। हानिकावा ये देखकर हैरान हो जाती है और इम्प्रेस भी, और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे जानता ही होगा। उसके बाद ये दोनों एक जगह बैठकर बातें करना शुरू करते हैं। क्यूशी हानिकावा से कहता है कि मुझे अभी भी याद है, सेकंड ईयर में फाइनल एग्जाम में तुम्हें सब सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर आए थे। ये सुनकर हानिकावा कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, क्या मुझ पर नजर रखे हुए थे? जिस पर हंसते हुए वो कहता है, नहीं, मुझे ये सब मेरे एलियन दोस्त ने बताया है। हानिकावा समझ जाती है कि वो मजाक कर रहा है, पर फिर भी वो कहती है आई सी। पर कियोशी कहता है, तुम्हें सच में ये सच लगा? असल में मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं दोस्त बनाना ही नहीं चाहता। मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा। मैं तुम्हारा नाम इसलिए जानता हूँ क्योंकि तुम काफी फेमस हो। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें नहीं जानता होगा। ये सुनकर हानिकावा पता नहीं क्यों शांत हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके साथ कोई भी नहीं है और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि हानिकावा आगे और कियोशी उसके पीछे चल रहा होता है। हानिकावा अपनी चुप्पी तोड़कर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वैम्पायर पर विश्वास है या उनके अस्तित्व पर? वो लोग कहते हैं कि रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना एक वैम्पायर जिसकी आंखों को कोई भी देख ले तो वो बर्फ बन जाएगा, बाल जैसे कि कोई जादू, और वो दिखने में एकदम मस्त होती है और वो आपका खून भी पी सकती है। क्योशी कहता है, क्या तुम्हें ये रियल लगता है? कोई सबूत नहीं मिला है? जिस पर वो कहती है, नहीं, ये बस एक अफवाह है, पर अगर कोई वैम्पायर मेरे सामने आई तो मुझे उससे मिलकर काफी खुशी होगी। कुछ समय बाद क्योशी से वो माफी मांगती है कि उसने ये फालतू बातें उसे की। वो उसे पूछती है कि उसका कोई भी दोस्त क्यों नहीं है, जहाँ वो उसे बताता है क्योंकि मैं दोस्त की पीड़ा नहीं सह सकता। अगर मेरा दोस्त बना तो उसका दर्द मुझे भी होगा, अगर वो रोया तो मैं भी रहूंगा, इसी वजह से मैं ये सब नहीं सह सकता। हानिकावा कहती है, पर दोस्त बनने से मस्ती भी करने को मिलती है। जिस पर वो कहता है, हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। अगर वो खुश होगा तो मुझे उसकी खुशी से जलन होगी, इसी वजह से मैं दोस्त नहीं बनाता। अब ये सुनकर हानिकावा कुछ भी नहीं कहती थी। थोड़ी देर के बाद ये दोनों स्कूल के सामने आ जाती है, जहाँ हानिकावा स्कूल देखकर कहती है कि चलो मेरे साथ, हम साथ में लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। पर क्योशी ऑफर रिजेक्ट करता है और कहता है कि मैं कोई टॉपर नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं पास भी होऊंगा या नहीं, तुम ही जाओ। ये सुनकर हानिकावा कहती है ठीक है, पर जाने से पहले वो उसके फोन के अंदर अपना नंबर और ईमेल आईडी सेव कर देती है। उसके जाने के बाद कियोशी जाने लगता है, पर तभी अचानक से कार का एक्सीडेंट होता है और ये एक्सीडेंट देखने के बाद कियोशी हंसता है और यहाँ से अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद उसके मन में सिर्फ हानिकावा ही नजर आ रही होती है और वो उसे परेशान हो जाता है, जिसके कारण से वो भागकर सीधा दुकान में चला जाता है और वहाँ से कुछ विचित्र किताबें लेकर दुकान के बाहर आता है। उसे लगता है कि उसे हानिकावा को कॉल करना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करता और अपना फोन जेब में रख देता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है, सभी तरफ सन्नाटा है और अचानक से वहाँ के सभी लाइटें एक एक करके बंद हो जाते हैं। उसे अजीब लग रहा होता है। वो सबवे में जाता है, तभी उसे नीचे खून दिखाई देता है जो सबवे के अंदर जा रहा होता है। वो उसका पीछा करना शुरू करता है। वो देखता है कि दीवार पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है। उसके सांसें और तेज हो जाती है, पर वो फिर से खून का पीछा करना शुरू कर देता है। वो आखिरकार वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ से वो खून शुरू हुआ था।
पर वहाँ वो देखता है कि एक औरत जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई है। वो औरत उसे देखकर उसकी मदद करने के लिए वो कहती है, वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हें एम्बुलेंस की जरूरत है। वो उसके पास जाकर उसे उठाता है। उस लड़की का हाथ और पैर कटे हुए थे। ये देखकर वो डर जाता है और उसे फेंक देता है और फोन में एम्बुलेंस का नंबर देखने लगता है, पर उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। वो औरत कहती है कि उसे एम्बुलेंस की नहीं बल्कि कियोमी के खून की जरूरत है। ये सुनकर कियोमी को सुबासा की बात याद आती है कि ये अफवाह थी कि वैम्पायर रात में यहाँ घूमते हैं। वो औरत उसे अपना नाम किशोट बताती है और वो एक वैम्पायर थी और वो उसके खून से फिर रीजनरेट हो सकती थी। कियोमी कहता है कि मैंने सुना था कि वैम्पायर अमीर होते हैं, पर वो कहती है कि मैं दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती क्योंकि मेरा पहले ही काफी खून बह चुका है। और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हें मेरी मदद करने के लिए मिल रही है। मुझे तुम्हारा सारा खून चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। पर कियोशी ये सुनकर फिर से डरने लगता है। उसका सारा शरीर कांप रहा होता है और वो यहाँ से भागने के बारे में सोचता है और पीछे जाने लगता है। किशोट ये देखकर वहीं पर अपना सर पैर पटकने लगती है और इसी वजह से उसके सारे के सारे शरीर से खून निकल रहा होता है। ये नजारा काफी भयानक था। वो कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज यहाँ से मत जाओ। और वो उससे भीख मांग रही होती है। वो घिसर घिसर कर उसके पास आने लगती है, पर यह देखकर और वो घिसरने लगती है और वो उसे माफी मांगने लगती है और ऐसा करके उसके आंखों से भी खून निकलने लगता है। ये देखकर वो डर कर यहाँ से भाग जाता है। बाहर जाने के बाद वो बैठकर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसे उसकी जरूरत है और खुद को समझाकर वो फिर से किशोर के पास चला जाता है और उसे उठाकर खुद से ही वादा करता है कि अगले जन्म में उसकी इससे भी अच्छी लाइफ होगी। उसे लगता है कि यहाँ पर वो मर जाएगा। किशोर उसके गले में अपने दांत घुसा देती है और ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं और कियोमी यहाँ बेहोश हो जाता है। उसके बाद कियोमी अपनी आंखें खोलता है और उसे लगता है कि ये एक सपना था कि वो उस औरत से कभी भी मिला नहीं था, पर उसे अपने बगल में एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जागती। वो यहाँ से बाहर जाने के लिए निकलता है। बाहर जाने के बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो पहले दिखाया गया था। वो नीचे गिर रहा होता है पर वो बच्ची नीचे कूद जाती है और उसे भी आग लग जाती है और वो कियोमी को बिल्डिंग के अंदर फिर से लेकर आती है, जिसके बाद उनकी आग गायब हो जाती है। वो कहती है कि उसे सूरज के सामने नहीं जाना चाहिए। कियोमी समझ जाता है कि ये बच्ची वही वैम्पायर है जिसकी जान उसने बचाई थी। वो उसे बताती है कि अब वो भी एक वैम्पायर है, उसने उसे अमर कर दिया है और कियोमी दूसरा है जिसको उसने वैम्पायर बनाया है। वो उसका नाम तो नहीं जानती थी पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक वैम्पायर है। कियोमी कहता है कि हम कहाँ है। वो कहती है कि हम एक खाली पड़े कैंप स्कूल में है। उसके बाद वो उसे अपना नाम किशोट और हर्ड अंडरब्लेड बताती है, जहाँ पर कियोमी उसे किशोट कहकर उससे सवाल पूछना शुरू करता है, पर वो गुस्से से कहती है कि मुझे किशोट नहीं बल्कि हर्ड अंडरब्लेड कहो और वो इसको मना करता है क्योंकि उसके समझ से वो नाम काफी लंबा है और किशोट एकदम सिंपल। कियोमी पूछता है कि तुम बच्चे की बॉडी में क्या कर रहे हो और तुम्हारी वो बॉडी कहाँ गई जिसमें मैं मिला था। उसे लगता है कि उसकी नजर काफी खराब है और इसी वजह से उसके पैर पे मारकर वहाँ से दूर चली जाती है और बताती है कि कियोमी का खून काफी नहीं था उसके ओरिजिनल फॉर्म को लेने के लिए, इसी वजह से वो बच्चे जैसे दिख रही है। किशोट कहती है कि क्या तुम सब कुछ समझ गए। कियोशी हाँ कहता है। उसके बाद किशोट उसे अपने सर को सहलाने के लिए कहती है, जहाँ से काफी ज्यादा अजीब आवाज निकल रही थी। वो उसे बताती है कि उसका कोई इरादा नहीं था उसे वैम्पायर बनाने का, पर जब भी कोई वैम्पायर इंसान को काटता है तो वो इंसान भी वैम्पायर बन जाता है। वो उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। यह सुनकर कियोमी कहता है, क्या मैं कभी फिर इंसान बन पाऊंगा। वो कहती है हाँ ये मैं कर सकती हूँ और उसके बाद वो उसे वैम्पायर हंटर के बारे में बताती है जिन्होंने उसका हाथ और पैर काटा था और वो उसे ऑर्डर देती है जाओ और उनके पास से मेरा हाथ और पैर लेकर आओ, क्योंकि जब मेरे पास मेरे हाथ और पैर होंगे तभी मेरे पास पूरी पावर आएगी और जब मेरे पास पावर आएगी तब मैं तुम्हें इंसान बना पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास उतनी पावर नहीं है। उसके बाद उसी रात में कियोमी वैम्पायर हंटर को ढूंढ लेता है। वो देखता है कि वैम्पायर हंटर आपस में बातें कर रहे होते हैं, पर कियोमी को सिर्फ उसकी अजीब आवाजें सुनाई देती है। तभी ऊपर बिल्डिंग से एक बंदा नीचे कूदता है, बहुत तेजी से भागने लगता है। वो तीनों कियोमी पर अचानक से हमला कर देते हैं, पर वो बंदा बीच में आकर उन सभी को रोक लेता है और उन सभी को चकमा देकर वो कियोमी को सुरक्षित जगह पर लेकर आता है। कियोमी उसे थैंक्स कहता है, पर वो बंदा उसे कहता है कि उसे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है और वो कियोमी का नाम लेकर उसे सावधान करता है और वो उसे उसके घर के पास भी लेकर चला जाता है। कियोमी ये देखकर कंफ्यूज है कि उसे उसका नाम और उसका घर कैसे पता है। ये सब वो उसे बताता है। तभी वो बंदा उसे बताता है कि वो पहला था जिसको किशोट ने कैंप स्कूल में लाया था। कियोमी उसे उसका नाम पूछता है, पर वो बंदा ऐसा अपना नाम नहीं बताता। उसके बाद ये दोनों स्कूल में आ जाते हैं। किशोट लेक्चर हॉल में होती है। किशोट कियोमी के पास जाती है और पीछे नजर करके
उस बंदे को देखती है और कहती है ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है। उसके बाद किशोर और कियोमी आपस में बातें करना शुरू करते हैं और बंदा वहीं पर आकर बैठ जाता है। कियोमी कहता है कि हंटर ने तुम्हें तब हराया था जब तुम्हारे पास पूरी पावर थी, तो मैं उन्हें कैसे हराऊंगा, और अगर उन्हें पता चला कि हम यहाँ पर छुपे हैं तो वो हमें मार भी सकते हैं। वो ये सोचकर चिंता में आ जाता है, पर वो बंदा उसे समझाता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री है। उसके बाद वो अपना नाम मेमे बताता है और वो कहता है कि वो कोई जादू तोड़ने वाला नहीं है जो हंटर के ऊपर जादू करे, बल्कि वो एक मीडिएटर है जो वैम्पायर और इंसानों के बीच सुलह करवाता है और अब से वो इनका मेडिटेटर बन सकता है। पर कियोमी को उसे 2 मिलियन येन देने पड़ेंगे। किशोर उसे अपना प्लान पूछती है पर वो उसे सारा प्लान नहीं बताता। वो कहता है मैं बस उन्हें एक दूसरे से अलग करूंगा और तुम्हें एक एक के पास जाकर उनसे अपने हाथ और पैर लाने पड़ेंगे। ये सुनकर किशोर मान जाती है और वो कियोमी से कहती है कि इसके 2 मिलियन का बंदोबस्त करो। कियोमी थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसने काफी कम पैसे ही जमा किए थे अपने पूरे जीवन में, पर वो मान जाता है और मेमे उनको आखिर में थैंक्स कहता है। ये मूवी का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। ये ट्रियोलॉजी की पहली मूवी थी और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसके अगले मूवी को भी एंजॉय करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।